क्रिकेट पे बात करेंगे और खूब बातें करेंगे। अच्छा, इंग्लैंड का क्रिकेट तो आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या बेसिक फर्क नजर आता है इंग्लैंड और अपने भारत? अब तो यह है कि काउंटी के हालात हैं कि पूरे सीजन के लिए उनको ओवरसीज प्लेयर ही नहीं मिलते। इंग्लैंड में इतने दिन रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ यार कि जितनी सेवा यहाँ कर रहे हैं लौट के अपने देश में भी चलते कुछ जमाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के क्रिकेट को क्या हो गया, रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट दौर में नहीं पहुंच पाए। ये भी रीजन हो सकता है कि जो क्रिकेट के फंडामेंटल बेसिस थे, जैसे आप देखे बॉम्बे हो गया, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि टैलेंट नहीं है यूपी में। टैलेंट तो मेरे ख्याल अबेंडेंस में टैलेंट है। ये जो हमारा 2020 का फॉर्मेट है, कहीं ये रेड बॉल के क्रिकेट को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है? 20 का फॉर्मेट है, इसका इम्पैक्ट तो सब जगह हुआ। आपके लिए वो कितना बड़ा टूर्नामेंट था और अब नहीं हो रहा, तो उसका क्या फर्क पड़ रहा है? शीश महल जैसा प्लेटफॉर्म ना मिलना, वो कहूँगा कि शायद मिस्ड अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। शीश महल होता था, अस्करी बाबू कराते थे अपना, तब वो बताते थे कि हमने कभी स्कूटर भी बेचनी पड़ी, कभी अपनी बीवी के। इस तरह के जो टूर्नामेंट जो बंद हो गए जिनका अपना नाम था, पिताजी कहते थे क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये बड़े लोगों का खेल है, लॉर्ड्स लोग खेलते हैं। पहली बार मुझे जिंदगी में ऐसा लगा कि किस्मत भी कोई चीज होती है। अतीन साहब कौन है? ये आर.डी. भारद्वाज कौन है? विश्वजीत सिन्हा क्या है भाई? अभिजीत सिन्हा का क्या रोल रहा? तो नो, दैट इज ए सैड पार्ट, क्योंकि अगर तो उसका कितना नई जनरेशन को नुकसान हो सकता है, ये शायद बहुत लोगों कम लोगों को पता है। तो उसको लेकर के दुनिया की पहली बार हमने एक प्रो एमेचर लीग बनाई, उसको बिग क्रिकेट लीग के नाम से। वो रैना पठान ब्रदर्स, पुराने हर्षल गेब्स, इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ी, तिलक रत्ने, और इस साल तो उससे भी बेहतर टैलेंट हमने देखी है। पिछले साल हम क्लब क्रिकेट तो फिर भी होनी चाहिए। मोहसिन बड़ा फास्टी क्रिकेट होता है, मतलब सुना पॉलिटिक्स भी वैसी करते हैं वो। नमस्कार साथियों, मैं अनंत मिश्रा द धोनी शो में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नई हस्ती के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उनसे बात करेंगे, क्रिकेट पे बात करेंगे और खूब बातें करेंगे। मैं उनके बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ उनकी कर्मस्थली रही है, लखनऊ ही रहा है उनका शहर। यहीं पे उन्होंने क्रिकेट सीखा, यहीं पे पले बढ़े और क्रिकेट की ऊंचाइयां छू। के.डी. सिंह बाबू में आपने ट्रेनिंग की और उत्तर प्रदेश के लिए करीब 1982 से लेके 1996 तक क्रिकेट खेला। करीब 60 के तकरीबन उन्होंने प्रथम श्रेणी मैच खेले, 150 के ऊपर उनके विकेट हैं। आप तेज गेंदबाज थे। जोन के लिए खेला है, देवधर भी खेला है, दलीप ट्रॉफी भी खेली है, और उत्तर प्रदेश के बिरले क्रिकेटरों में हैं वो, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेली। तो ऐसी शख्सियत हमारे सामने है और नाम है रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह। यहाँ एक और कन्फ्यूज़न जो बीच में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 रुद्र प्रताप यानी आरपी सिंह हुए हैं। मैं सीनियर वाले आरपी सिंह की बात बता रहा हूँ, जिनका करियर 1982 से 1996 तक रहा, और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही मीडियम पेसर रहे और दोनों ही देश के लिए खेले। तो आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द धोनी शो में। थैंक यू। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू, मुझे आप यहाँ लेके आए हैं और क्रिकेट की बातचीत करेंगे। बड़ी पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी, बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। तो थैंक यू, और आई एम रियली एक्साइटेड। क्योंकि आप जिस समय लखनऊ में रहे वो मतलब गोल्डन एरा कहा जाता है। उसके पहले तो जब करीम चिश्ती वो ज़माना तो मुझे याद नहीं, हमने आपका ज़माना देखा है, आपको खेलते देखा है, तो मुझे लगता है वो क्रिकेट का स्वर्णिम काल था लखनऊ के लिए। आपने उत्तर प्रदेश के लिए इतना क्रिकेट खेला, बहुत करीब से भी उत्तर प्रदेश को आपने देखा, फिर ये अचानक इंग्लैंड की तरफ रुख कैसे हो गया और वहीं सेटलमेंट हो गया और वहाँ का क्रिकेट आप उठाने में लग गए, ऐसा क्या था?
इत्तेफाक था। और हम लोग बस धुन में क्रिकेट खेलते थे। यहाँ से शुरू हुआ था केडी सिंह बाबू स्टेडियम से, जैसा आपने बताया। फिर उसके बाद करते हुए कानपुर एकेडमी, जो हॉस्टल बोलते थे, ग्रीन पार्क में, वहाँ थे हम 3-3.5 साल करीब। और उसके साथ ही ये था कि पैशन था क्रिकेट को खेलने का, और जैसे ही खेलना चालू किया यूपी से, उसके बाद एक बार हम कोचिंग के लिए भेजे गए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी, एक फॉरेन एक्सपोजर पॉलिसी जो थी खेल विभाग की। बिल्कुल। तो मैं 3 खिलाड़ी गए थे। मैं गया था, शशिकांत खांडेकर जो हमारे सीनियर थे, और हमारे साथी खिलाड़ी केवी काला थे, बिहारी काला, इलाहाबाद के। तो वो लोग, हम 3 लोग गए थे। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे वहाँ की क्रिकेट देख करके, एक्सपोजर जो मिला। और जन्मदाता भी क्रिकेट का माना जाता है वो इंग्लैंड। यस। और सरी काउंटी क्रिकेट क्लब में एक बहुत पुराने इंग्लैंड के खिलाड़ी फास्ट बॉलर हुआ करते थे। तो उनकी बड़ी फेमस एकेडमी होती थी। तो वहाँ पे भेजा गया था। बड़े बड़े हमने सुना था कि विव रिचर्ड, एंडी रॉबर्ट्स वगैरह भी, अल्फ गौवर करके थे, नाम था उनका। तो वहाँ पे भेजे गए थे हम लोग। और मैं याद दिला दूं लोगों को कि विक्रम कौल जी, जो हमारे क्रिकेट के बड़े से बहुत ही, और दुखद यह है कि वो पीछे 2 साल पहले, उनका 1.5 साल हो गया करीब। तो विक्रम भाई ने ही सारा इंतजाम करवाया था मानंद शुक्ला जी के साथ मिल करके। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से एक इंग्लैंड की जिज्ञासा थी, तो उसके बाद जब हम यहाँ खेलना चालू किया, रणजी ट्रॉफी वगैरह, तो 86 में फिर हमारे साथी खिलाड़ी थे राजेंद्र सिंह हंस जी, बड़े हमारे सीनियर, बहुत बड़े गेंदबाज। तो जिंदरी पाजी बोलते थे हम उनको। तो जिंदरी पाजी ने ऐसे, वो जाया करते थे खेलने इंग्लैंड। तो वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ अभी डरम की टीम है उसके आसपास इलाके में। और बड़ी उस समय क्रिकेट होती थी, क्योंकि आजकल तो यहाँ देखें तो सारे साल क्रिकेट चलती रहती है। वो बात तो बाद में बात करेंगे शायद, कि अब सारी दुनिया यहाँ आती है। बट एक समय होता था कि समर्स में सारी दुनिया इंग्लैंड ही आती थी क्रिकेट। और उसके अलावा कुछ नहीं, हम लोग भी सारी खबरें, आप काउंटी की खबरों से अखबार भरा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे, अपॉर्चुनिटी थी, वो काउंटी के माइनर काउंटी लीग क्रिकेट में ही होती थी। तो उस समय आपको तो मालूम है कि क्रिकेट में कोई पैसा नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। और तो ये था कि जाते जाते हर 86 से मैंने चालू किया खेलना वहाँ पे। और तो जाकर के गर्मियों में वहाँ पे खेलना, फिर सितंबर में वापस आकर के अपनी क्रिकेट चालू हो जाती थी यूपी के लिए, भारतवर्ष में खेलना। और ये साइकिल चलता रहा, और 1996 से चला। तो 96 में वही हो रहा था कि इंडिया खेले, उसके बाद इंजरी हुई जिसकी वजह से मौके नहीं लगे। फिर वापस आए टीम में, पाकिस्तान के खिलाफ आए, वापस टीम आनी थी। विल्स ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस निकला था। इस तरह करके फिर वो टूर ही नहीं आया। 93 की बात है शायद, 92-93 में ब्लास्ट वगैरह हो गए थे बॉम्बे में, तो वो टूर कैंसिल हो गया था। इस तरह करके चीज़ें चलती रही। तो ये था उहापोह में कि क्या किया जाए। तो 96 में आनंद शुक्ला जी ने बोला था, नहीं आओ, थोड़ा सा तुम सीनियर हो गए हो, तो नए लड़कों की टैलेंट टीम बहुत हैं, लड़के आ रहे हैं, और उनको गाइडेंस देके कप्तानी वगैरह करने का। तो उस हिसाब से मैं आया फिर। और उसी समय इंग्लैंड में भी काफ़ी जोर चल रहा था। पहले जो TCCB होता था, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, वो मर्ज होके पूरा उन्होंने जो ग्रास रूट्स क्रिकेट है सारी क्रिकेट को मिला करके ECB बना, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट। तो उसकी तैयारियां चल रही थी, और वो लोग काफ़ी लोग रिक्रूट कर रहे थे टू कोचिंग के उसमें कैपेसिटी में, डेवलपमेंट मैनेजमेंट की कैपेसिटी में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई। तो मेरी बातचीत हुई लंकेशायर में, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर डेव एडमंडसन, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, मतलब ये वो क्षण था जब आप एक क्रिकेटर के तौर पे ना एक क्रिकेट प्रशासक या दूसरी भूमिका में आ गए थे आप। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी थी, और खास क्रिकेट से जुड़े रहने का ही मेन शौक था, और कोचिंग वगैरह की। लेकिन भूमिका बदल गई, भूमिका थोड़ी सी बदली, बट कोचिंग का भी बड़ा रोल था काउंटी टीम्स के लिए,
के एज ग्रुप्स में काउंटी सेकेंड 11 काउंटी फर्स्ट 11, तो उस तरह को शौक करते हुए तो ये वहाँ में क्या किया जाए। तो 1996 यहाँ खेलने के बाद जब मैं वापस गया तो थोड़ा मुझे इंजरी भी हो गई थी। एक मैच में खेल रहे थे, पैर में साइड स्क्रीन के पास कैच लेने गया तो पैर काफ़ी, तो ये था कि 1.5 महीना करीब 2 महीना शायद नहीं खेल पाऊंगा 8 हफ्ते तक। तो ये था कि शुरुआती की क्रिकेट रणजी ट्रॉफी की वगैरह की यूपी की नहीं हो पाएगी। तब वो निर्णय लिया कि अब बेहतर हो कि, और ऐसा मौका भी नहीं लगा, आसार भी नहीं लग रहे थे कि शायद इंडियन टीम में सिलेक्शन हो कि ना हो। और ये सब करते हुए ये डिसीजन लिया कि अब इसको अप्लाई किया जाए। और किस्मत से, जैसा बोलते भाग से, वहाँ पे उन्होंने वो जॉब ऑफर आया और तब से मैं फिर वहाँ पे लग गया। वहाँ से जो आपका सवाल था कि हाँ कैसे जुड़े, तो ऐसे जुड़े। तो शुरुआती दौर में तो भारत का, अपने देश का क्रिकेट इतना बढ़िया नहीं था, या वो क्वालिटी नहीं थी, या उस तरह के खिलाड़ी नहीं थे, या एक लिमिटेड एडिशन में यहाँ पे टूर्नामेंट या जो भी होता था, और एक इंग्लैंड में होता था। लेकिन अब नज़रिया भी बदल गया है और फ़र्क भी बहुत आ गया है। तो उस समय ऐसा क्या कारण था कि हम, इंग्लैंड में जो काउंटी क्रिकेट था वो बड़ा रिच होता था और अपने देश में ऐसे नहीं था? अपने देश में चलन उतना क्रिकेट का नहीं था। जब 1993 का वर्ल्ड कप जीत के आई, कपिल बाजी की कप्तानी में, 83, उसके बाद ही क्रिकेट एक तरह से थोड़ा सा पनपना शुरू किया, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। फाइनेंशियली फिर भी रिवार्ड्स नहीं थे उतने कि आप तो जैसे हम लोग दूसरी जॉब्स में, मुझे बैंक पता में, है कि राज सिंह डूंगर साहब ने अपने कहीं 20-20 हजार रुपए का इंतजाम इन लोग के लिए कुछ किया था। अब आप सोचिए, मतलब आपने देखी है 83 मूवी, उसमें काफी हकीकत है एक्चुअली जो सारी चीजें। और दिलीप भाई तो अभी बाद में जिक्र होगा, बहुत अच्छे उनसे रिलेशनशिप है और बातचीत होती रहती है। तो वो तो उसके किस्से बताते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या होता था उन दिनों। कपिल पास से भी बात होती। तो उसके बाद क्या धीरे धीरे होने लगा था। लेकिन पूरे दुनिया में जो कहीं भी पैसा कमाने की, क्रिकेट खेल के, वो केवल काउंटी क्रिकेट में होता था। और काउंटी क्रिकेट में खाली काउंटीज के लिए नहीं, नीचे उनकी जो माइनर काउंटीज और लीग्स वगैरह होती थी, जितने भी लेवल पे होती थी, तो ओवरसीज प्रोफेशनल वो बुलाते थे। और उनका मेन मकसद था कि इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर आएंगे तो उनकी लोकल क्रिकेट बढ़ेगी, उनको सीखने को मिलेगा। और जो दर्शक लोग हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो देखने आते हैं हर लेवल पे, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। एक बड़ा, एक तरह से सोशल फैब्रिक था, मतलब जो क्रिकेट थी वहां पे। और फिर आज तो कहानी बदल ही गई, मतलब मकसद उनका था सीख के हम लोग आ गए, सीख के हम लोग आ गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे क्रिकेट बढ़ने लग गई, बोथ इंटरनेशनली एज वेल एज विद इन इंडिया, तो हुआ क्या कि जैसे श्रीलंका में अब अगस्त वगैरह में मैचेस चालू हो गए इंटरनेशनल। वेस्ट इंडीज में सीजन अप्रैल मई तक चल जाता है। तो धीरे धीरे वो जो कनेक्शन था कि सारे लोग इंग्लैंड में ही आते थे, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। लोग अपने, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा मैचेस, ज़्यादा टूर्नामेंट, ज़्यादा एक्सपोजर हो गया। तो अब क्या हो गया कि अब क्रिकेट ऑल ईयर राउंड हो गई। मतलब गर्मी वगैरह हम लोग जब शीश महल होता था अप्रैल में, वो समर में, और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कुछ नहीं होता। और समर वेदर क्रिकेट दिल्ली वगैरह में जो होता था, उसके सुबह 7 बजे आप खेलिए, उसके बाद फिर 10 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे के बाद आइए। तो ये सारी चीजें कल्चर। अब यह है कि सारे साल क्रिकेट होती है, पानी नहीं बरस रहा है तो क्रिकेट चल रही है। तो पानी भी बरस रहा है तब भी मैच हो रहा है, पॉइंट दे दिए, खेल नहीं हो रहा है लेकिन सीरीज चल रही है। तो क्रिकेट का पूरा जो कल्चर है वो एक तरह से इंडिया में एक तरह से रिलीजन बन गया है। और उसके 2 मेन कारण जो मेरी समझ में है कि पॉपुलैरिटी तो हो ही गई, और उसके बाद थोड़ा आईपीएल के पहले भी हो रही थी कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी लाइवलीहुड की, थोड़ा पैसा और आने लगा। बट आईपीएल जब से हुआ उसके बाद जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मतलब मॉन्यूमेंटल शिफ्ट जिसको बोलते हैं। एक बार कैरी पैकर ने शिफ्ट किया था, उसके बाद आईपीएल ने जो क्रिकेट में शिफ्ट किया है, उसका इम्पैक्ट आज हम देखते हैं कि आज मतलब गांव-गांव से लोग बच्चे को अपने क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। लोगों में जो सपना देखते थे
क्रिकेट के जरिए आगे बढ़ने का, क्योंकि अब चाहे जितना पिछड़ा इलाके का हो, चाहे जितने छोटे जिले का है, उसे आईपीएल के जरिए लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, चाहे कामरान का शुरू में हो, रवि बिश्नोई का हो या सिराज का हो, कि जिन्हें आईपीएल के पहले कोई नहीं जानता था और आईपीएल में आके चमके तो आज पूरी दुनिया उन्हें जान रही है। तो शायद एक ये भी कारण था आईपीएल से कि उसने एक बड़ा मंच भी दिया और पैसा भी खूब दिया। बिल्कुल, मंच और जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं अभी और पैसा जो आया उसकी वजह से, एक हमारे ज़माने में भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही दिमाग में रहता था। पेरेंट्स भी सब कुछ। आज वो बदल के, पहले कहते नहीं खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, पुरानी कहावत है। अब वो एकदम से उल्टी हो गई है। अब लोग, पेरेंट्स अवेयर भी हैं हेल्थ के लिए, ये सब तो अच्छे ही है, बट मेन ये है कि भारतवर्ष में जो हमारी सिचुएशन है, और खासकर जैसे कि पहले ये होता था कि आप बॉम्बे के लिए खेल रहे हैं, हम लोग टाइम में जब हम लोग खेले थे 4 मैच फर्स्ट क्लास के मिलते थे, हम लोग सबको हरा देते थे, चाहे वो राजस्थान की टीम हो, विदर्भा की हो, रेलवे की हो, एमपी की, और उसके जैसे नॉकआउट में 5वां मैच आते थे, हम लोगों की बहुत बड़ी पिदाई होती थी, पिट जाते थे तो उसके बाद आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो इंडिया में खेलने का, तो जैसे गोपाल शर्मा खेले, पहले खिलाड़ी थे, मेरी किस्मत हुई मैं दूसरा खिलाड़ी बना। तो उससे क्या हुआ कि मतलब एक्सपोजर मिला। तो अब उसके बाद जब सिस्टम चेंज हुआ, जैसे वो प्लेट का और हर स्टेट के साथ खेलना, तो मौके और मैचेस ज्यादा मिलने लगे कर दिए, और आप अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, की भी ट्रॉफी लेके चले आए कि हर एज ग्रुप में हो रहा है, हर फॉर्मेट का हो रहा है। तो एक ये फर्क तो फिर यूपी के, और टैलेंट हमारे यहाँ हमेशा थी। मैं तो जब मेरे सीनियर खिलाड़ी थे जो ग्रीन पार्क हॉस्टल में हुआ करते थे, इतने टैलेंटेड प्लेयर होते थे। मैं आज भी वापस कोचिंग की दुनिया में हूँ और देखता हूँ पलट के, तो लगता है कितने टैलेंटेड प्लेयर्स थे, लेकिन ये था कि सिलेक्शन के मौके नहीं मिलते थे, क्योंकि मैचेज में उनका एक्सपोजर नहीं होता था। और पुराने ज़मानों में ये भी होता था कि क्रिकेट के बेसिस वहीं पे थे, तो गॉड फादर्स भी नहीं थे हमारे, कि कोई हमारे बिहाफ पे हमारी प्ली दे सके कि भाई इस बच्चे को भी देखो, इस लड़के को भी देखो। तो उन दिनों खेल जाना एक मिरेकल था, यू नो। तो वही हुआ। अब बाकी जो किस्मत में होता है वो मिलता है। और तो वहाँ से करते करते फिर हम इंग्लैंड में एक तरह से हो गए, वहाँ जॉब, और वहाँ फिर वहाँ के वासी हो गए। बट ये क्रिकेट अपनी पूरी हमेशा मैं फॉलो करता था, भारतवर्ष में क्या हो रहा अपनी क्रिकेट में, क्योंकि बहुत क्रिकेटर्स आते रहते थे अभी भी, और खासकर हमारे साथी के टाइम में जब कोई भी सीरीज होती थी कमेंट्री में, अदरवाइज तो मुलाकातें वगैरह होती रहती, तो एक तरह से ताल्लुक बना रहता था। अच्छा, इंग्लैंड का क्रिकेट तो आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या बेसिक फर्क नजर आता है इंग्लैंड और अपने भारत के क्रिकेट में? अब भारतवर्ष में क्रिकेट बहुत बड़ी हो गई है। जी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है। उस समय क्या होता था कि इंग्लैंड में वेरी ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटीज हो गई, मगर आपका छोटा भी, आपके गांव का भी क्लब है, विलेज क्लब है, विलेज ग्रीन जिसको बोलते थे, तो वो भी एक पूरा क्लब हाउस है, स्ट्रक्चर्ड है, मेंबरशिप मॉडल है, आप आइए खेलिए। तो ये सारी चीजें होती थी। हमें तो याद है लखनऊ में 2 ही ग्राउंड होती थी मेन, या तो चौक में चले जाइए खेलिए, या केडी में खेलिए, और बीच में कहीं डीएवी। हाँ, तो जहाँ पे भी, और उनका स्टैंडर्ड भी उतना अच्छा नहीं होता था। अब देखिए कितनी ग्राउंड्स हो गए लखनऊ में, आज की तारीख में 70-75 मैदान है, बताइए। तो ये दर्शाता है। तो इंग्लैंड का मेन वही था कि हर चीज बहुत ही, देखो एक तो डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बहुत था, और फाइनेंशियल सिस्टम था कि पीपल वर एक्चुअली ऑन पे रोल्स। जो भी आप काउंटी खेलते हैं तो वो आपकी नौकरी है जी, ये ऐसा था। पहले शुरू में शायद कम होता था कि आप समर सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर लेट 90s में, अर्ली 2000s में उन्होंने फिर वो पूरे ऑल ईयर राउंड का कर दिया, जिससे कि विंटर्स में भी लोग जा करके कुछ और काम ना करना पड़े, या ऑस्ट्रेलिया चले गए खेलने, या साउथ अफ्रीका खेलने चले गए, तो इस तरह के काम होते थे। तो उनका ये था कि वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम, वेरी स्ट्रक्चर्ड, और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज वर हाई क्लास। सो दैट इज व्हाई एवरीबॉडी प्रेफर्ड टू गो देयर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली देयर वाज मनी।
अच्छा, आज की तारीख में उतने क्रिकेटर नहीं जाते क्या? उसके पीछे यही कारण है कि उनके देश में खुद इतना क्रिकेट हो रहा है? आज की तारीख में इंडियन क्रिकेटर्स नहीं जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हर लेवल पे अभी रणजी क्रिकेट ट्रॉफी हो रहा में भी है। देखें अच्छा खासा पैसा मिलता है, लोकल हाँ, टूर्नामेंट्स इतने हो रहे हैं, हाँ, T20 के टूर्नामेंट्स इतने हाँ, हो रहे हैं कि आदमी बिजी है। हाँ, पहले ये होता था कि एक ही दिमाग में आता था कि यार इंग्लैंड में कैसे हो हाँ, जाए अपना तो कर दो। जाके करे। हाँ, इंग्लैंड में दूसरे देशों के आते हैं, तो खिलाड़ी काफ़ी आते हैं अभी भी, हाँ, तो वो चलता रहता है। लेकिन ग्लोबली ये फेनामेनल चेंज हम्म, हो गया है। हम्म, तो उससे क्या है कि बहुत लीग्स उनके कंट्रीज में होने लगी ठीक है, हैं, जो T20 लीग्स ठीक हैं। है। उसके जो नीचे स्ट्रक्चर है तो उसमें भी बहुत क्रिकेट होती है, तो फाइनेंशियली देर आर रिवॉर्डिंग एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी वाइज कि इसमें खेलेंगे। तो हम्म, उसकी वजह से वो जो अट्रैक्शन था हम्म, काउंटी में जाने का इंग्लैंड में, हम्म, वो धीरे धीरे फीजेबल नहीं रहा एक तरह से हम्म, लोगों के लिए। हम्म, आते हैं अभी बहुत खेलते हैं। हम्म, फिर उसके बाद ये हुआ कि ईसीबी ने भी रूल्स चेंज कर दिए, होम ऑफिस ने थोड़ा सा हम्म। पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें इमिग्रेशन प्रोसेस एक्सेट्रा ठीक, वो एक्सेट्रा, जैसे जैसे समय तो वो बदला तो रिस्ट्रिक्ट चीजें भी करते गए। बदलती रही। पहले ये था कि कोई भी अच्छा क्रिकेटर है जाके क्लब साइन कर लेता था। हाँ, अब अब उन्होंने ऐसा किया नहीं है। कि मिनिमम आप फर्स्ट क्लास खेले हों ठीक है, इस लेवल। एक क्राइटेरिया उन्होंने हाँ, बांध उनका दिया मेन कि पर्पज ये था कि अगर आप ऐसा खेले हैं तो वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को, यंग बच्चों को क्लब के उनको थोड़ा कितना सा आप फायदा मिलेगा। अच्छा कर सकेंगे, कोचिंग क्वालिफिकेशन हो आपकी। तो हम्म, वो जब रिस्ट्रिक्शन लाए तो वो फिर थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट, कि हम्म, भले ऑस्ट्रेलियन बड़े अच्छे अच्छे ग्रेट हाँ, क्रिकेटर आते थे, हाँ, मतलब टफ क्रिकेटर्स, हाँ, और वहाँ से उनको अच्छा मिलता था तो वो फिर इंटरनेशनल भी हम्म, बनते थे एक्सपीरियंस की हम्म, वजह से। हम्म, तो ये सिस्टम की वजह से अब वो जो था इंटरेस्ट, अब तो ये है कि काउंटी के हालात हैं कि पूरे सीजन के लिए उनको ओवरसीज प्लेयर ही नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो किसी T20 के लिए ला रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं या इंगेज है इस समय। 4 मैचेस काउंटी के कोई अवेलेबल हो हाँ, गया उसको ले आए, हाँ, तो ये बैलेंस वो लोग करते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं रहा जो पहले होता था। ओके। उत्तर प्रदेश की लंबा क्रिकेट खेलें और बड़ी नब्ज भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के क्रिकेट की, और आप बराबर भारत और उत्तर प्रदेश के टच में भी रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के क्रिकेट को क्या हो गया? आप देखिए कि हम कितना अरसा पिछला आज ये छठा सीजन है कि हम रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट दौर में नहीं पहुंच पा रहे। क्या क्या ऐसा क्या हो गया? अब बहुत क्लोजली तो मुझे हम्म, स्ट्रक्चर में और हम्म, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही तो नहीं पता है। नहीं, बाकी आपकी हाँ, पकड़ तो है, ध्यान तो रहता होगा, और ऐसा नहीं है नॉलेज कि। तो है ही है, हाँ, जो सुनने में आता है, लोगों से बातचीत हम्म, होती है। हम्म, तो मुझे अच्छा, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, हम्म, 24 करोड़ प्लस की आबादी है, हम्म, और टैलेंट बहुत है हम्म। थ्रू आउट, मतलब। लेकिन यही मैं जाना, टैलेंट बहुत है आप कह रहे हैं। कई लोग ये भी मांग करते हैं कि हम 4 टीमें खिलाएं, 2 टीमें खिलाएं, यूपी की होनी चाहिए। तो हम उन टीमों 2 टीमें खिलाने, हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन हम वो 15-16 खिलाड़ी नहीं चुन पा रहे हैं कि जो हमें यूपी को कहीं नॉकआउट दौर में बनाए या फिर हमें एक बार और चैंपियन बनाए रणजी ट्रॉफी का। तो जब हम इतने सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम टैलेंट का क्या है, या हम टैलेंट को नज़रअंदाज कर अब रहे हैं, उसको या कई क्या है, ऐसा तरीके, क्या है? हाँ, मेरी जो सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन मैं हम्म, सोच सकता हूँ, और हम्म, कई गेस वर्क भी हैं उसमें, हम्म, कि ये भी रीजन हो सकता है कि जो क्रिकेट के फंडामेंटल बेसिस थे, हम्म, जैसे आप देखें, हम्म, बॉम्बे हो गया, साउथ हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, हम्म, और ये अब नहीं जीतते हैं रणजी ट्रॉफी। हम्म, अब आज इस साल किसने जीता रणजी ट्रॉफी? जैन के। JNK, हाँ, बताइए। उसके हाँ, पहले विदर्भा, जो मतलब जी, जी, हम लोग, मतलब ये था कि ऐसे ही हरा दिया करते हाँ। थे। लेकिन जो बड़े और पेशेवर राज्य वो कम से कम नॉकआउट दौर में तो पहुंच रहे हैं। हाँ, चैंपियन बनना अब बात अलग है। यूपी, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि हम्म, टैलेंट नहीं है यूपी हम्म, में। हम्म, टैलेंट तो मेरे ख्याल अबेंडेंस में टैलेंट है, जो मैं हम्म, देखता हूँ, इतना इंटरेस्ट हम्म, है हम्म, क्रिकेट में, और इतने लोग खेल रहे हैं, और गांव गांव में पहुंच गई है क्रिकेट, हम्म, और IPL की वजह से जो इंटरेस्ट है, तो टैलेंट तो है ही है। ओनली थिंग यू कैन स्टार्ट टू लॉजिकली थिंक कि लॉजिकली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, उसके थ्रू जो प्लेयर्स को पाथ हुए है उनके सिलेक्शन होने का, हम्म, टैलेंट सही जगह आ रही है कि नहीं आ रही है, हम्म, और आर देयर एनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन, हम्म, यू नो, पोटेंशियल सिलेक्शन प्रोसेस में जो कर रहे हैं, टैलेंट ID का क्या है। हम्म, तो यही एक होना चाहिए, अदरवाइज तो हम अपने टाइम की बात बताते हैं, और अपने के बाद में जो जनरेशन आई जिन्होंने जीता भी, हम्म, तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, और हम्म, इवन अब बॉम्बे भी जैसे बेस होता था मुंबई का या हम्म, साउथ का, जहाँ से क्रिकेटर्स निकलते थे, हम्म, तो उनसे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स निकलते थे। तो हम्म,
अब ये कारण तो जरा एक सब्जेक्ट है कि और जरा गहराई से निकले कि उसके कारण क्या है कि टैलेंटेड टीम जो बन रही है या परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो मैनेजमेंट के हाँ, ऊपर मैं ये चाहता कि जैसे जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रतिभा तो है, आप भी बता रहे हैं, टैलेंट है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलना भी चाहते हैं, क्या हम टीम नहीं सही चुन पा रहे हैं या खिलाड़ियों को पहचान नहीं पा रहे हैं? कहीं एक कोई चीज लैग करती होगी इसमें। कोई भी सिस्टम ऐसा है, अगर हमारे पास इतनी टैलेंट जनरली निकल के आ रही है, अभी जैसे मैंने देखा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई सेलेक्ट हुआ है मेरे ख्याल है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, कितने हाईली ऑफर में वो सेलेक्ट हुआ है। हाँ, प्रशांत वीर। अभी जैसे रिजवी को देख रहा था मैं, हाँ, पिछले रिजवी 2 ने आप मैचेस देखिए में दोनों क्या मैच बढ़िया टैलेंटेड खेला। और हाँ, क्या समझदारी के साथ हाँ, बैट्समैनशिप दिखाई उन्होंने और 2 हाँ, मैच जिताए। हाँ, क्योंकि आज T20 का मैं देखता हूँ, अभी नोएडा में बेस्ड हूँ अपनी एक क्रिकेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो क्रिकेट में लोकल देखता हूँ, तो अब वो जो फोकस है गेम को टेक्निक डेवलप करने का नहीं, सिर्फ अब छक्के मारने का ही इंटरेस्ट है कि कैसे मैं छक्के मार दूं किसी भी, तो उससे क्या है कि टेक्निकल डिफिशियंसी बहुत आ जाती है। तो एक फॉर्मेट में तो आप अच्छे हो सकते मैं हैं। ये भी जानना चाह रहा कि ये जो हमारा 2020 का फॉर्मेट है, कहीं ये रेड बॉल के क्रिकेट को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा है? मैसिवली ह्यूज एवरीवेयर। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो जब से बिग बैश का जो पॉपुलैरिटी हुई है, आप उनके पास देखिए टेक्निकल बैट्समैन निकल के नहीं आ रहे हैं। आज भी हम पुराने खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं और नए टैलेंट उनके पास बैटिंग में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये जो T20 का फॉर्मेट है, इसका इम्पैक्ट तो सब जगह हुआ, इंडिया में खासकर हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी फिर भी टैलेंट है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी कोचिंग लेवल पे अगर बच्चा जाता है, एकेडमी जितनी है, कोई भी कोच है, तो सबसे पहले वो गुड बेसिक्स सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे इंग्लैंड में अगर है, जहाँ से हमने क्रिकेट सीखी, MCC मैनुअल, कोचिंग मैनुअल जो बोलते थे, या जेफरी बैकार्ड को देख करके कि टेक्निक ऐसे होनी चाहिए, वो हम सीखते थे। और हमारे खिलाड़ियों, और हमारे पास आज क्या बोलते हैं कि इतनी रिच पेडिग्री है हमारी क्रिकेटर्स की, सुनील भाई गावस्कर से लेकर के, फिर उसके बाद तेंदुलकर, सन कोहली, जितने भी, रोहित शर्मा, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी नाम लें, तो इतनी टैलेंट थी हमारे पास। गंगुली दादा को ले लो या लक्ष्मण को ले लो, और एंड इन बिटवीन एवरीबडी एल्स, तो सहवाग का क्लास आप देखें तो इतनी टैलेंट थी हमारे पास और है। तो हमारे पास रोल मॉडल्स इतने हैं, तो हमारे बच्चे जो शुरू में सीख भी रहे हैं, तो वो हर आदमी, और मोस्टली आप देखें वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। क्योंकि उनका बेस, अगर आपका बेस अच्छा है तो यू कैन इम्प्रोवाइज, फॉर्मेट में आप यू कैन प्ले ऑल फॉर्मेट्स, ये चीज। और मुझे अभी भी मानना है कि यहाँ भी कोचिंग में जो बेसिक सिखाए जाते हैं कि बेसिक, यू फॉरवर्ड डिफेंस, यू बैक फुट डिफेंस, फुटवर्क, ये सब चीज़ें, वो ग्रूमिंग जो होती है शुरू में अच्छी होती है। तो जब फाउंडेशन एक बार अच्छी बन गई, तो वहाँ से फिर वो बाकी नेचुरल फ्लेयर, टैलेंट क्या है किसकी, और क्या गाइडेंस मिलती है, कैसा प्लेयर निकल जाए, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे अभी आप इंग्लैंड में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में, अब कोई बेसिक टेक्निक देखने को अच्छे प्लेयर्स की बहुत कम मिलती है। मतलब जो है मैच्योरिटी के साथ वो जरूर खेलते हैं अच्छी क्रिकेट जब मैच्योर हो जाते हैं, मगर जो फंडामेंटल हाई क्वालिटी टेक्निक की एक देखने में भी अच्छा लगे एक प्लेयर, तो वो अब कम होता जा रहा है उन देशों में। एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ T20 अलॉट। और जो कोचेज हैं उनका माइंडसेट है कि वो T20 में ही ज़्यादा उनको सड़प प्रोत्साहन वगैरह जो कहते हैं, एनकरेजमेंट जो चलता है वो देते हैं। तो ये सबका इम्पैक्ट सब जगह है, मगर इंडिया में मेरा मानना कि अभी भी जो फंडामेंटल बेस बनता है प्लेयर का वो अच्छा है। कभी इंग्लैंड में इतने दिन रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ यार कि जितनी सेवा यहाँ कर रहे हैं लौट के अपने देश में भी चलते कुछ जमाते हैं, कुछ ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं, कुछ कभी मन में ऐसा? हमेशा तो क्या कारण रहा? कि कारण ये रहा था कि भाई वहाँ परिवार बढ़ने लगा, उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो और फिर मेरे बेटा बिटिया दोनों क्रिकेट में और भी स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट में खेलने लग गए। तो थोड़ा मैं गाइडेंस भी देता था। तो इस चक्कर में ये था कि जब तक एक टाइम आ जाए, सब लोग उस पहुंच जाए, तब निकला जाए। तो ये दिल में तो हमेशा था, तो लेकिन ये था कि फैमिली सबसे पहले आती है लाइफ में, तो उसको लेकर के फिर अब कोविड के जस्ट पहले ही ये निर्णय लिया मैंने कि हाँ अब
इस पोजीशन में हैं कि अगर हम देश वापस जा करके कुछ कि अंग्रेजों की सेवा बहुत कर डाली हमने, अब कुछ जाके अपने देश में अगर कुछ कर सकते हैं तो बड़ी खुशी होगी। और इसको लेकर के हम एक क्रिकेट प्रोजेक्ट भी लाए हैं पिछले 2.5-3 साल से, वो बिग लीग वाला, बिग क्रिकेट लीग जो है। अच्छा। तो उसमें क्या है बिग लीग का, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है उसमें, कैसे चलती है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे खिलाड़ी रहते हैं, क्या है उसका बिग लीग तो बताओ मैं आपको, जब ये दिमाग में बात आ रही थी तो थोड़ा ये था कि राजीव भाई से बात हुई, शुक्ला जी से, उन्होंने कहा कि यूपी में कोचिंग लाइक टू कम एंड आप इन्वॉल्व हो। अच्छा, ऑफर गया था आपके पास? हाँ, बातचीत हुई थी। हाँ। फिर वो दैट डिडंट मटेरियलाइज फॉर मेनी फैमिली रीजन, पर्सनल रीजन ऑल्सो। तो ये था और क्या किया जाए। तो वहाँ से जब मैं वापस आया और लोगों से बातचीत की कि क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं साहब आप एकेडमी बना दीजिए, आप आया करिए साल में 2-4 बार और हम यहाँ चलाएंगे आपके साथ में, नाम से, गाइडेंस में और नाम में। मेरा ये मानना है कि क्रिकेट कोचिंग जो कोच लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे स्कूल टीचर हो गए, जैसे जो भी गुरु लोग हुए या डॉक्टर है, जो पेशेंट की जिम्मेदारी है उसका वेल बीइंग कैसे देखना है, तो क्रिकेट कोच की भी वही जिम्मेदारी है जो एक टीचर की होती है कि कैसे हम गाइड करके सही रास्ते पे लाके इसको बहुत बड़ा बनाया जाए। अगर वो वहाँ से हट जाता है और उसको एज ए बिजनेस हम देखने लग जाते हैं तो फिर वो गलत है। और मुझे जो लगता है कि तमाम प्लेयर्स भी अपने नाम से नाम दे देते हैं और उनके नाम पे, हाँ उनके नाम पे लोग बिजनेस चला रहे हैं। सो और उसमें कोचेज तो लोकल कोचेज ही कोचिंग देते हैं, दे में भी सम गाइडेंस, फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाता होगा, लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। और वो बड़ी जिम्मेदारी वैसे जैसे आप अपने नेक्स्ट जनरेशन बेटे बेटियां हैं उनको एक गाइडेंस देना, अच्छे ढंग से पढ़ाना, उनको एक रास्ते पे लाना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपका मानना है कोचिंग भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी खिलाड़ी का अगले 3-4 साल में अगर भविष्य बना रहे हैं और सही करके, ठीक है आगे आदमी अपनी नेचुरल टैलेंट से ही निकलता है और उसके जो होते हैं फ्लेयर्स और बेसिक्स क्या है, लेकिन वो गाइडेंस बहुत बड़ा है, जरूरी है। जी। तो इस वजह से मैंने वो कोई चीज करी नहीं जब तक कि हम तैयार ना उस चीज के लिए। अब आपके पास समय, अगर अब आपको ऑफर मिले कि आइए ऑफर मिले तो उसमें मैं, क्योंकि ये पूरे इन्वॉल्वमेंट का काम है, ठीक है आप कोचेज रखेंगे, लोगों से करके पूरा सिस्टम बनाएंगे, लेकिन आपकी निगाह, आपका गाइडेंस और वो जिम्मेदारी हर प्लेयर के बारे में वो होनी चाहिए। अदरवाइज आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई ओन sort of role towards that player, तो ये हो गई। और फिर ये आया था कि और किया गया, तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि 8-10 सालों में काफ़ी ये रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर जो हैं, एक्स इंटरनेशनल प्लेयर लेके लीग्स बहुत चल रही हैं। जी। और ये शुरुआत हुई थी, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा लेके उन्होंने की थी, तो वो काफी पॉपुलर हो गई लोगों को देखने, क्योंकि क्रिकेट की प्रोफाइल इंडिया में इतनी बड़ी हो गई, जिनको हम पहले देखते थे। हाँ, तो वो शौक है अपने देश में, जैसे बोलते ना, धर्म भी हो गया, जुनून और मैडनेस भी हो गई क्रिकेट की। तो वो लेके कॉन्सेप्ट किया, तो मैं दिलीप भाई, पुराने भारत के कप्तान, लेजेंडरी बैट्समैन, और हमारे एक दोस्त हैं कोर्टनी वॉल्स, तो उनसे मैंने एक यूपी के फास्ट बॉलिंग का कैंप लगा था, 2019 की ही बात है। जी। जब मैं बता रहा था कि उस समय बातचीत चल रही थी यूपी से, तो उन लोगों से जिक्र किया था कि यूपी में ऐसा इंडिया में क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि वैसे ही कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने और देखा कि वो तो वैसे करेंगे तो बहुत लोग कर रहे हैं, नया क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या कर सकते हैं। तो यही होता था कि भाई हर टीम में 3-4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, नाम है जो सब जानते हैं, बाकी इंटरनेशनल खेले होंगे कभी और शायद उतने रेनाउंड नहीं है। तो उनको फिर हमने यही जो आप टैलेंट वाली बात कर रहे थे, यूपी में इतनी टैलेंट है, अगर सही भी पूरे ढंग से स्ट्रक्चर हो और एक ही टीम है तो कितने लोग खेल पाएंगे, कितने लोगों को मौके मिलेंगे, तो बहुत लोगों को मौके नहीं मिल पाएंगे, और यही हाल पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है जो पूरे भारतवर्ष में, जो कि जैसे बता रहे थे 70-75 ग्राउंड्स हो गई हैं। हाँ।
वो आपको वीकेंड में ये भी ग्राउंड खाली नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए और ग्राउंड बुक करनी है आपको, यही हाल पूरे देश में। आप नोएडा में चले आइए, गुड़गांव में चले आइए, पूरे गुड़गांव से लेके नोएडा तक हमने जब सर्वे रिसर्च कर रहे थे, वहाँ से 1200 से ऊपर क्रिकेट ग्राउंड है, 1200 से ऊपर, बताइए, जिसमें करीब 150 के आसपास ग्राउंड फ्लडलिट किए हैं। तो अब खेती छोड़ के लोग जमीन पे क्रिकेट बना के मैदान बना रहे हैं, क्रिकेट की खेती कर रहे हैं। समझ? तो ये इतना बड़ा जो इंटरेस्ट है, तो उसको लेकर के, और वो इसलिए कि लोग पैशन इतना है क्रिकेट खेलने का जी, और लगे हुए वो सपने जो लेके चले थे कि हम भारतवर्ष खेलें, आईपीएल खेलें, प्रदेश के लिए खेलें, तो वो सारे सपने पूरे। तो लेकिन वो अभी क्रिकेट में खेलते रहते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ रिलीजियस माइंडसेट से। और दूसरा ये भी हो गया ना कि चलिए हम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म है, और भी प्लेटफॉर्म खेल सकते हैं, जहाँ चमक सकते हैं, जहाँ लोगों को हम दिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कारण है। और क्रिकेट इतनी पनप रही है कि तमाम लीग्स हो रही हैं, T20 लीग्स हो रही हैं, जहाँ तक फाइनेंशियली भी लोकल कंपटीशन होते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, बिल्कुल, अंपायरिंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में, जिलों में जो टूर्नामेंट होते हैं वो क्लब भी पैसा देते हैं खिलाड़ी को कि भाई खेलिए हमारे। तो इसको लेकर के बहुत ही एक कम्युनिटी बन रही है जिनको नहीं। तो हमने ये किया कि जो 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं उनको तो रखेंगे, बाकी को हम रिप्लेस करें जो टैलेंटेड एमेचर प्लेयर्स हैं। तो उसको लेकर के दुनिया की पहली बार हमने एक प्रो एमेचर लीग बनाई, उसको बिग क्रिकेट लीग के नाम से। तो हम गए पूरे इंडिया में, हमने फिर ट्रायल्स किए, 15,000 लोगों को ट्रायल लेके, फिर फाइनल 60। लखनऊ में भी हुआ था, लखनऊ से ही शुरुआत की थी, वो यहीं से करनी थी उसका कोई ना होने का, क्योंकि यहाँ के हैं तो और आइडिया ये था कि शायद हम इकाना में भी कर पाएं उसको, लेकिन लीग चूंकि दिसंबर में होने को ऐसा हुआ कि होगी, तो फिर वो हमने सूरत में किया और बहुत ही सक्सेसफुल, अच्छी पेज क्वालिटी और क्रिकेट की फैसिलिटीज अच्छी थी और टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गया। तो काफी अच्छे खिलाड़ी, शिखर धवन उसी से में रिटायर हुए थे आईपीएल से, हम लोगों ने तो वो रैना, पठान ब्रदर्स, पुराने हर्षल गेब्स, इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ी, तिलक रत्न, दिलसन स्कूप वाले, भाई, तो वो सारे लोग करके, और बड़ा अच्छा इंग्लिश प्लेयर से 2-4 और करके, तो बड़ा अच्छा गया। तो अब सीजन 2 की उसकी तैयारी है। और बस एक वाकया आपको बताऊंगा कि जिस दिन पहला मैच था, तो शिखर धवन और सुरेश रैना की टीमें थी, ये 2 लोग कप्तान थे। उसमें जब वो लाइट जली और अंपायर जब जाने लगे और वार्म अप थोड़ा पहले, तो ये जो प्लेयर्स एमेचर थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि मतलब ये मैं टीवी पे नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका पार्ट हूँ, तो वो जो मुझे देखने को मिला कि एक उनकी जर्नी में शायद ये मौका कभी नहीं आया, और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और इस साल तो उससे भी बेहतर टैलेंट हमने देखी है। पिछले साल हम 6 सिटीज में गए थे, इस बार हम 15 सिटीज में गए, तो अच्छा चल रहा है। और यही ले करके कि भारतवर्ष में आके कुछ ऐसे किया जाए जिससे कि क्रिकेट में जुड़े रहें और क्रिकेट में कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को ऐसे मौके मिल सके। आप लोग जब खेलते थे तो लखनऊ में शीश महल क्रिकेट होता था, आपके लिए वो कितना बड़ा टूर्नामेंट था, और अब नहीं हो रहा, तो उसका क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोगों के शीश महल तो मतलब उससे ऑलमोस्ट इंडिया सिलेक्शन होता था, एक जमाना इतना बड़ा क्रिकेट था, सारी नयन मोंगिया हो गया, सब उसी पे दे रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आते थे। तो उसमें खेल पाना ही बड़ा मतलब, गुरशरण सिंह उनका भी सिलेक्शन यहीं से हुआ था, मार के गए थे, तो उसमें अचीवमेंट बड़ा होना होता था। तो और उसी तरह के 1-2 और टूर्नामेंट होते, जैसे बुची बाबू होता था चेन्नई में, मद्रास जब बोलते थे पहले, और उसके बाद एक मोइनुद्दौला कप होता था हैदराबाद में। तो वो जैसे टूर्नामेंट होते थे जिससे कि अगर आपने परफॉर्मेंस दिया तो आप नेशनल लाइमलाइट में आ सकते थे। तो शीश महल वैसे ही था। अब वही है कि और जो क्लब कल्चर था इंडिया, लखनऊ का खासकर, कि क्लबों की टीमें होती थी, सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स, यंग प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलना, पूरा कंपटीशन चैलेंज होता था, DYA सबसे पुरानी टीम होती थी। फिर हम लोगों की जैसे लखनऊ स्टारलेट्स थी, तो अच्छे प्लेयर थे, तो बड़ा चैलेंज, उस तरह की चीज़ें होती थी। वो कल्चर अभी तो ख़त्म हुआ लग रहा है मुझे। और शीश महल जैसा प्लेटफॉर्म ना मिलना, मतलब एक वो कहूँगा कि शायद
मिस्ड अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। अब सिर्फ वही है कि आप स्टेट के लिए खेलें, अदरवाइज खेलें तभी आपको लाइमलाइट में आ सकते हैं। हालांकि जो अभी T20 कॉम्पिटिशन्स जो चालू किए हैं स्टेट्स ने, तो वो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है 2020 बशर्ते लीग जो कि शुरू हुई। अच्छे लोग सेलेक्ट हों और उनको मौके मिले। हाँ जैसे अभी कई लड़के उसकी वजह से रिजवी भी आया जैसे। हाँ, रिजवी भी है, हाँ, उसके कई है, तो ये एक चितारा अच्छा है, बहुत से प्लेटफॉर्म लड़के, है। आर्यन जुआल अभी कल रन किए उसने। और इसी तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से नीचे लेवल पे भी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट की होगी तो यहाँ के कुछ लड़कों को जरूर प्लेटफॉर्म मिल सकता है और देन देखो लाइमलाइट में परफॉर्मेंस। अच्छा, कोई क्या ऐसा नहीं हो सकता? अब जैसे शीश महल होता था, अस्करी बाबू कराते थे अपना, उन्होंने बड़ी दिक्कतों में भी कराया, बड़ा संघर्ष भी उन्होंने चला। मेरी बात होती थी तब वो बताते थे कि हमने कभी स्कूटर भी बेचनी पड़ी, कभी अपनी बीवी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े। तो इस तरह के भी संकट होते थे। और आज तो जाहिर है कि अगर आज दोबारा अगर उसे कराना पड़ा तब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या जो स्टेट एसोसिएशन जो होती हैं, इस तरह के जो टूर्नामेंट जो बंद हो गए जिनका अपना नाम था, तो क्या उन स्टेट एसोसिएशन को उन चीज़ों को, उन रवायतों को शुरू नहीं कराना चाहिए, या उसे गोद ले लें कि भैया यूपीसीए शीश महल कराएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो सक्षम है, यूपीसीए तो सक्षम भी है, पैसा भी खर्च कर सकता है। यही नहीं, चाहे तो भारत अभी बुची बाबू की बात कर रहे हैं, मोनी दौलागिरी, सारे टूर्नामेंट की जो अब भारतवर्ष में पैसा बहुत आ गया है। अब हर एसोसिएशन के पास बीसीसीआई से फैसिलिटीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने स्टेडियम मेरा ख्याल किसी कंट्री दुनिया में नहीं होंगे जितने क्रिकेट के स्टेडियम हमारे हर स्टेट्स के पास हैं, और मल्टीफोल्ड। तो पैसा तो बहुत है उनका। मुझे जो लगता है कि थिंकिंग है कि हमारा जो नेटवर्क है क्रिकेट के प्लेटफॉर्म का थ्रू आउट इंडिया जो है कि एज ग्रुप से लेकर के खेलते जाइए, और वो एक पाथवे है। और बाकी और टूर्नामेंट्स मेरा ख्याल है जो हो गए वो एक तरह से जो अभी भी, अरे इवन हम लोग दिल्ली उल्ली जाया करते थे लोग, अशोक बॉम्बे भाई होते थे टीम में, नोटियाल साहब, ये लोग बड़े पुराने जाके बॉम्बे सब जगह जाया करते थे, और बड़े ऐतिहासिक मैच भी रहे वहाँ पे बहुत ही। तो वो एक मता कि अच्छे अच्छे दूसरे जगहों पे अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले, उस समय तो यहाँ होता नहीं था। तो इनका मानना ये होगा कि ऑलरेडी हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाउ सक्सेसफुल दैट इज, हाउ इफेक्टिव दैट इज, ये तो नहीं पता मुझे, बट यही होगा कि हर स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। सैड पार्ट जो मेरे लिए है, जो मैं अभी आता हूँ, मुलाकात होती है पुराने खिलाड़ियों से, जी जी जी, तो अब वो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इंग्लैंड से अगर आया तभी लोग 4-5 लोग मिले और कहता था, तो आपस में भी नहीं मिलते हैं अब, क्योंकि वो क्रिकेट बंद हो गई है जो एक जरिया था कि कभी मैच है या, और मान लो उम्र भी हो गई तभी मैच देखने लोग आया करते थे। तो वो शायद कल्चर खत्म हो गया है, विच इज ए सैड थिंग्स, रियली सैड, बिकॉज उसके दो कारण बोलूँगा कि उससे जो एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स थे उनका जो नॉलेज पास ऑन होता था यंग वो आगे प्लेयर नहीं को, बढ़ पा रहा, गाइडेंस जो एक नेचुरल मिलता था, अब वो जो मुझे लगता है कि एक वो एकेडमी वाला जो कल्चर बन गया है कि एकेडमीज लोग करके और उनकी मैचेज होते हैं, दैट इज इट। उसके बाद तो मेरा ख्याल है अगर ये किसी तरह से वो वाला रिवाइव हो सके, अब उसमें क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ है और या प्रदेश भी ऐसी लीड हो सकता है कि स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स, कुछ कंपटीशन ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, अपने शहर में खेल रहे हैं, अपने अपने लोकल एरियाज में खेल रहे हैं, बट हर एक टैलेंट कहीं ना किसी लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी, उसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके दिमाग में क्या आता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो उनका डिसीजन है, लेकिन यस इट इज़ अ मिस डेफिनेटली। ये जैसे आपने बात बताई कि जो पुरानी जानकारी, पुराने लोग हैं, उन्हें नई पीढ़ी को भी बताना चाहिए। अगर आज की पीढ़ी से, मैं बता रहा हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, अगर उनसे ये पूछा जाए यूसुफ अली कौन है, मजहर अली कौन है, सिराज कौन है, ठीक है, मतीन साहब कौन है ना, ये आर.डी. भारद्वाज, ये कौन है, विश्वजीत सिन्हा क्या है, भाई अभिजीत सिन्हा का क्या रोल रहा, तो ये जो बड़े नाम हैं इनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वही जो मैंने बताया कि वो सिर्फ अपने एकेडमी जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, कोच उनको बताते हैं उनके मैचेस एक बच्चों के, तो अनलेस कोई कोचिंग में इन्वॉल्व है
अदरवाइज वो जो प्लेटफॉर्म होता था हाँ। एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलना, हाँ इतने हेल्थी क्रिकेट थी हाँ पूरे हाँ। लखनऊ में और ही। फिर क्रिकेट के अलावा जो उस मैच का डिस्कशन होता था लंबे समय तक, यस चौराहे पे बैठ के, चाय वाले के यहाँ बैठ के, यस या स्टेडियम में प्रैक्टिस के बाद बैठ के जो हम्म। डिस्कशन होता था, उससे भी चीजें आगे पास ऑन होती थी, लोग समझते तो थे। ना दैट इज ए सैड पार्ट, क्योंकि हम्म। अगर उससे क्या, वही सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो क्रिकेट की क्या बोलते हैं, जो हमारी विजडम है, इंटेलिजेंस जो थी, इतना लोगों ने एक्सपीरियंस से खेला, जो थाती जिसको बोलते हैं, वो लोग अब इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो उसका कितना नई जनरेशन को नुकसान हो सकता है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो उसका रिप्लेसमेंट ये हो गया है, बट इज अ सैड थिंग, यू नो। अब मॉडर्न टाइम में चीज़ें बदलती हैं, लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो बट अगर किसी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म से क्लब क्रिकेट तो फिर भी होनी चाहिए। जिन लोगों के जुम्मे है ये सब कराना, वो इतने गंभीर नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंस इतना इन्वॉल्व हो गया उसके दिमाग में, अब रुपया पैसा वही खनकता है, बाकी बॉल वॉल उसके दिमाग में नहीं आती। अच्छा, जिस समय आप खेलते थे तो सबसे टिपिकल बल्लेबाज कौन था आपके समय, जब आप बॉल करते थे कि यार जिसको अगर आउट कर लिया, इसका विकेट हमें मिल जाए तो मजा आ जाए? सबसे मतलब टिपिकल यूपी की बात बल्लेबाज। कर रहे हाँ, हैं? यूपी आपके जमाने में। अपने हाँ, मतलब अपने हाँ, प्रदेश में? हाँ, प्रदेश में, जिले में, जो भी ऐसे बल्लेबाज थे। अब यूपी वगैरह में जैसे हम लखनऊ वाले होते, तो जैसे कभी कभार खिलाफ खेलना है तो शशिकांत खांडेकर हो गए, जैसे इस तरह के जो बल्लेबाज थे। राहुल सप्रू बड़ा अच्छा खेलता था, बड़े बल्ले। और इवन यहाँ पे जैसे अब अशोक बॉम्बे भाई होते थे, यूसुफ हो गया, यू नो, ये सारे खिलाड़ी मतलब बड़े लक के खेला करते थे। तो ये था कि इनको आउट करना एक तरह से अचीवमेंट हो जाता था, यू नो, साथ वाले, और चैलेंज भी होता था। तो ये थे, और फिर बाकी तो इंटरनेशनली बहुत लोगों के साथ खेला खिलाफ में, इवन लाइक्स ऑफ विवियन रिचर्ड्स। तो उनको जब आउट किया मैंने इंग्लिश में एक, हालांकि वो एक टेस्टिमोनियल मैच ही था, लेकिन उसकी जो खुशी आई वो कमाल की थी। कि भाई उस लेवल का खिलाड़ी, उस समय विवियन और रिचर्ड का हाँ, और वो तभी भी है, उस समय भी ग्लैमॉर्गन के लिए खेल रहे थे, काउंटी क्रिकेट समरसेट से जा करके। तो उनके लास्ट टाइम था, तो काफी मतलब अच्छे अच्छे बैट्समैन भी और खिलाफ बॉलरों के खिलाफ भी बहुत खेला। तो ये तो एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन टैलेंट हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी थी। और पुराने खिलाड़ी जो मतलब इवन नौटियाल साहब होते थे, डीसी नौटियाल साहब, उस उम्र में भी वो बॉलिंग जो करते तो अभी थे, तक हम लोग के जमाने तक बढ़िया खेले हैं। जो हम लोग के मीडिया या इस तरह के जो मैच होते थे उसमें भी वो, और वो कहते हैं वही जो हम पहले बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस का एक्सचेंज होना नई जनरेशन को, तो दैट्स अ सैड थिंग। रोहित चतुर्वेदी साहब थे जिनके, रोहित सर होता थे, यू नो, आप देख लीजिए कि लंबी स्विंग कराया करते थे। नीरू साहब होते थे, नीरू भाई, यू नो। तो लॉट ऑफ हेल्थी क्रिकेट। और बहुत जो कम लोग भी, जैसे बीके मेड़ साहब होते थे, मेड़ साहब, हाँ, एहतसाम भाई होते थे, यू नो, जसबीर सिंह जब्बी भाई, क्या हाई क्वालिटी के बॉलर होते थे, टीके भट्टाचार्य, हाँ, टीके दादा, तो लेजेंडरी। अब टीके जैसा प्लेयर आप सोचिए, मतलब उनका ये माना जाता है कि अगर उनको जगह मिलनी चाहिए थी, टीम में खेलने लायक थे भाई, मैं वो इंडिया मटेरियल थे। हाँ हाँ, टीके दादा जैसे बॉलर थे। तो ये मतलब लखनऊ की एक बार मैंने 11 बनाई थी, तो उसमें ये था कि इनके बिना है ही नहीं क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। या विकेट कीपिंग में आ जाते तो भले अभय टंडन किसी लेवल पे ना खेला हो, लेकिन अभय टंडन बढ़िया विकेट कीपर, बहुत ही बढ़िया कीपर था, और गुड बैट्समैन आल्सो, यू नो। तो अब वो छोड़ दीजिए, आज जैसे T20 होती है, अब उसमें एक पुराने खिलाड़ी काजी रिजवानुल्लाह परवेज भाई, वो कितना सक्सेसफुल उस फॉर्मेट में होता, वो एक, अगर आपको अगर ध्यान हो, इलियास करके थे, हाँ हाँ, हैं इलियास, छोटा बैट्समैन ना अपना, इलियास, ओह वेरी प्रोलिफिक, क्या गजब, बड़े स्टाइलिस्ट। कपिल देव को उनको मारते देखा है भाई, स्टाइलिस्ट एंड ब्रिलियंट प्लेयर। शायद 2020 के लिए तो बेस्ट वो सब। मोहसिन भले ना खेल पाया हो इतना, नहीं मोहसिन, लेकिन उसमें टैलेंट आप कमी नहीं थी। मोहसिन बड़ा फास्टी क्रिकेट होता है, बहुत तेज। मतलब अगर आज के दौर में 2020 पॉलिटिक्स भी वैसी करते हैं वो, लेकिन क्रिकेटर बड़ा फास्टी था वो। और बिनो सब, तो हम लोगों का पूरा वो चलता था, ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता था, बिनो केडी सिंह में सारे आना एक दूसरे के खिलाफ, जैसे बाकी मजर भाई वगैरह तो बड़े स्टेब्लिश प्लेयर्स थे ना सब लोग, यू नो। यूसुफ तो बहुत ही कहाँ तक आगे खेले, बट ये किस्मत थी कि नहीं खेल पाए, यू नो।
भारतीय विश्वजीत टीम में। सिन्हा, मतलब वो हाँ, हमारे मतलब एक तरह से रोल हाँ, मॉडल होते हैं। उनका हाँ, रनअप देख करके हाँ, इतना बढ़िया लगता था, बिल्कुल फास्ट बिल्कुल बॉलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों भाई बहुत दोनों टैलेंटेड भाई, थे, दोनों बढ़िया थे। अभिजीत भाई तो हाँ थे ही थे, हाँ ऑलराउंडर बस। बढ़िया। अभी जैसे जब आपको सिलेक्शन हुआ भारतीय टीम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे ही पता लगा कि आपका टीम में सिलेक्शन, तो वो रात वो दिन वो जब तक मैच नहीं, वो समय कैसे बीता, क्या क्या हलचल थी मन में, कैसा लग रहा था जब? तो मैं इंग्लैंड में था, हम्म मैच चल रहा था, तो किसी का फोन आया, मेरा ख्याल लखनऊ से ही, हम्म कि आरपीओ तुम्हारा टीम में नाम हो गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में, हम्म और बेंगलोर में मैच है। तो हम्म मैसेज मेरे को पहुंचाया गया, हम्म और वो मेरे ख्याल है 2-3 दिन बाद ही मैच था। तो हम्म किसी तरह करके मैं भागा, फिर आया। हम्म तो जैसे कल मैच था, आज रात को बॉम्बे पहुंचा, फिर रात में पहुंचा। हम्म तो उस चक्कर में वो मैच खेल नहीं पाया मैं। हम्म तो वो था वहाँ पे। उसके बाद फिर अंडर 25 का एक मैच होता था, वो चंडीगढ़ में था जी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी जी जी। तो उसमें ही बड़ा अच्छा बॉलिंग हुआ मेरे से। हम्म और उसमें बड़े दो दिग्गज बैट्समैन उनके हुआ करते थे, एलन बॉर्डर के अलावा हम्म डीन डेविड जॉन्स बून वगैरह और थे ना? डेविड मून और जॉन्स, डीन जॉन था नहीं नहीं, उस डीन समय? जोन्स तो थे ही, हाँ, जेफ मार्श। जेफ मार्स, तो डेविड जिनके मून। मार्श ब्रदर्स दोनों हाँ हैं जो खेल रहे हैं, हाँ मिचेल मार्श और हाँ। दूसरा वाला भाई, तो इनके फादर। हम्म तो ये लोग मतलब बड़े तगड़े बैट्समैन उस समय माने जाते थे। हम्म तो वो दोनों आउट हो गए जल्दी से। हम्म। और स्टीव वॉ वगैरह ये उसी तो नए समय, थे बिल्कुल उस हाँ, समय। नए हमारे हाँ जैसे थे, नए नए हाँ टीम में रहा हाँ करते थे। हाँ। तो वहाँ से फिर ये हुई। उसके बाद फिर पता चला कि वनडे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो हम्म गया। तो खुशी तो छोड़िए, बस ये था कि तैयारी मुझे क्या करनी है। हाँ मतलब वो ये था कि अब क्या हाँ। क्या करना है, कैसे पहुंच के, और हम्म क्या तैयारी, वो दिमाग हम्म में ज़्यादा रहता था। हम्म और फैमिली का ये रहता था कि आजकल हम देखते हैं फैमिलीज ही अपना, फादर हम्म पेरेंट्स लगे हुए। हम्म हमारे घर में कोई मतलब ही नहीं था। हम्म पिताजी कहते थे क्रिकेट क्यों खेलते हो, हम्म। ये बड़े लोगों का खेल है, लॉर्ड्स हाँ लोग खेलते हैं, अंग्रेज लोग खेलते हैं, हम्म। तो ये उनका माइंड सेट होता था। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ इंजरी वगैरह हो गई थी 2 मैच खेलने के बाद, या उसके बाद जो इंटरनेशनल कैरियर आपका, क्या क्या पहली हुआ? बार मुझे जिंदगी में ऐसा लगा कि किस्मत भी कोई चीज होती है। हाँ अच्छा। अदरवाइज तो मैं तो सोचता हूँ, तो मैं तो पूरी तैयारी से, हाँ ट्रेनिंग से, सब हाँ कुछ एकदम तैयार हूँ, और सब हाँ ऐसा था। तो हमारा एक मैच चल रहा था पूना में, दिलीप ट्रॉफी का, जी। अगेंस्ट अगेंस्ट नॉर्थ जोन था। हम्म। योगराज वगैरह भी, युवराज सिंह भी खेल रहे हाँ, थे उसमें, युवराज के पिताजी। सिद्धू उद्दू थे। हाँ तो उस समय मैं था, उसके बाद ही टेस्ट मैच था अगला, हम्म बॉम्बे में टेस्ट मैच होना था। तो नरेंद्र तमानी जी सेलेक्टर थे। हम्म और हमारे तो ये था कि उन्होंने बोला कि नहीं, यू आर प्लेइंग नेक्स्ट टेस्ट मैच, बस बढ़िया बॉलिंग करो, परफॉर्मेंस दो। तो पहला दिन था, हमने 2 विकेट शायद लिए थे उसमें, करीब 20 एक ओवर डाल के पहले दिन में। और सिद्धू आउट हो गया था शॉर्ट लेग वगैरह। तो ये था कि बस सीखते हैं। अगले दिन सुबह हम लोग बस अंपायर जाने वाले थे, थोड़ी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। हम्म और गट्टानी साहब मैनेजर थे हमारे, कैलाश भाई, हम्म। तो वो अपना थोड़ा कैच वैच करा रहे थे। तो एक कैच के लिए मैंने भी डाइव किया, और राहुल शपरू ने भी डाइव किया, राहुल भी एक साथ साथ में था। टकरा गए। तो उसका पूरा बॉडी वेट मेरे हाथ पे, लॉक्ड हाथ में आ गया। हम्म। और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। इतना जोर का इम्पैक्ट था। हाँ। फिर वो मैच तो गया ही गया, हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद 18 महीने नहीं खेल पाया मैं, ओ, 1.5 उसी साल में करीब। सारे तो चीजें। उसमें बड़ा नुकसान हुआ। फिर वो राजू कुलकर्णी शायद वो टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद फिर रिकवरी हुई, फिर अच्छा हुआ। हम्म फिर दिलीप ईरानी ट्रॉफी खेला मैं हम्म उसमें। वहाँ भी बॉलिंग ठीक नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ इंजरी। तो हम्म शारजा का टूर मिस हो गया। फिर रणधीर हम्म सिंह गया था उस समय मेरी हम्म जगह पे, और उसमें भारती अरुण को खिलाया था हम्म मेरी जगह पे उस मैच में, हम्म ईरानी में। हम्म। तो किस्मत जरूर बड़ा रोल अदा करती है हाँ। आदमी को सक्सेस। मेहनत हम्म जरूर करते रहिए, हम्म 200% आप तैयार रहिए। हम्म तो बट आपको थोड़ा सा स्ट्रोक ऑफ लक जो बोलते हम्म। हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स, और कहीं तो हाँ पता नहीं कौन सा, क्या बोलते हैं, एक टाइम निकला कि अचानक ऐसा कुछ हुआ।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा काफ़ी कर्टेल हो गई, फिर मेहनत करी, वापस आए, बट देन मैं कई चीज़ जैसे बताया था, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, बट डिडंट वर्क, सो दैट्स लाइफ, किस्मत है, दैट्स लाइफ, दैट्स द वे इट गोस। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब अपना आराम से रहते हैं। तो जैसे खिलाड़ी होता है, हाँ, आपका तो खैर अंदाज ही अलग था हर चीज़ में, खेलने के अलावा भी आप मस्त मौला और स्मार्ट थे ही। तो थैंक यू। खेलने के बाद कैसे चीज़ें चलती थी? अब भाई जब बुलेट से जो चलता है उसका स्वैग अलग ही होता है, खेल नहीं होता, फिर दूसरा ही स्वैग होता है कि आरपी सिंह प्रैक्टिस करके निकले। और मुझे ध्यान आता है कि लाल कपड़े ज़्यादा आप पहनते थे उस समय और बुलेट से आप निकलते थे, तो आज सुबह लाल टी शर्ट पहनने तो वाला था मैं। तो क्या रहता था, मतलब क्या था कुछ और इसके खेल के अलावा वो भी लाल कुछ टी शर्ट शैतानियां जो होती आयन थी? नहीं हुई थी, हैं? हाँ। इसलिए नहीं तो। जो खिलाड़ियों की जो शैतानियां उस समय होती थी हजरतगंज, हम लोग भी रहे हैं स्टेडियम में, तो कुछ ना कुछ खुराफात हम लोगों में होती थी जो जरूर करते थे हम लोग, बिना उसके चैन नहीं मिलता था। अरे बड़ी खुराबात है, मतलब कोई ऐसे करीब ऐसा दो वाकया चार जहाँ पे आपको इंसिडेंट, लगा? मतलब मैचों में। हाँ। एक वाक्य बताओ, मजा आएगा आपको हाँ। सुन के। हमारे मैनेजर थे, क्या नाम, वो कानपुर के थे, भारद्वाज साहब, जी। राम प्रकाश हाँ भारद्वाज हाँ जी, हाँ। मामा मामा हाँ, बोलते मामा की थे, डेथ उनकी भी चारों की मतलब हो गई। लार्जर देन अच्छा, लाइफ, वो भी अपने समय मीडियम पेसर बहुत ही थे। अच्छे बॉलर थे वो, मामा। तगड़े बॉलर थे वो। हाँ बिल्कुल। एंड ही वॉज वेरी पैशनेट एंड मतलब हम लोगों से लंबे चौड़े, हाँ लार्जर देन लाइफ बिल्कुल, बड़ा कैरेक्टर थे। जिसको बोलते हैं, तो हाँ ही वॉज वन ऑफ दोज। हाँ, फिर सो ही वॉज मैनेजर। हाँ। हम लोगों का मैच था ब्रेबर्न स्टेडियम, जो सीसीआई है वहाँ पे, अगेंस्ट आई थिंक इट वाज रणजी ट्रॉफी मैच, नॉकआउट का, बॉम्बे के खिलाफ। ओके। आई थिंक सचिन खेला था, उसका तीसरा मैच था रणजी ट्रॉफी का। अच्छा। तो हम लोग वहाँ थे, प्रैक्टिस चल रही थी, तो हम लोग सारे रात को खाना वाना खाने गए, तो सुनील चतुर्वेदी हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, और गोपाल शर्मा, शशिकांत, सब लोग बैठ के कि तो ये खिचड़ी पकी, यूसुफ भी था यहाँ से, मजर भाई भी था, तो एक सतीश केशरवानी लगा, अरे उसको खिलाया स्पिनर था, अपना स्पिनर, वो नया मैच उसका लड़का होगा डेब्यू आपके था। समय। हाँ, डेब्यू था, हाँ इलाहाबाद के हाँ। थे, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग डाली थी। नहीं, तो तो रात को जब खाना खाते लौट हुए, तो ये एकदम से कुछ खिचड़ी पकी कि कुछ भारद्वाज जी को, को कुछ, तो उस समय मैं इंग्लैंड से आता था, तो एक वो डराने वाले मास्क वास्क नहीं होते, आप पहन बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल, तो वो एक लेके आया हुआ था मैं। तो वो लड़कों को रात को इधर कभी करके करके इस तरह की मतलब वो चुलबाजियाँ और प्रैंक्स चलते थे। तो मैं और सुनील भाई आगे वॉक करके तेज करके, तो सारे लोग इकट्ठा एक ही जगह खाना खाने आ रहे थे, तो उनके कमरे की चाबी ले करके अंदर उनके कमरे में जाकर के मास्क पहन के मैं बैठ गया, तो सुनील भाई, सुनील भाई उसके बाद तीसरा कोई और था मेरे साथ है, उसको चाबी दी, चाबी उन्होंने नीचे रख दी रिसेप्शन पे। अब सुनील भाई अंदर और मैं मास्क लेके बैठा हुआ, तो अपना गॉड ब्लेस हिज सोल ही गुनगुनाते हुए गाना कुछ गाते हुए दरवाजा खोला उन्होंने, और जैसे घुसे तो इधर अलमारियां होती थी, और आप अंदर घुसे तो सीधा सामने बिस्तर पे मैं बैठा हुआ था। एंड मुझे तो बाद में बहुत डर लगा इस बात का कि कुड हैव बीन समथिंग सीरियस, बट तो उनको बहुत डर लगा, और वो बहुत बहुत करके चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागे। अब वो दरवाजा इन्होंने बंद हो गया, उसी से टकरा गए, फिर खोला इन्होंने, तो ऊपर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, रूम सारे उसी में थे, ग्राउंड में ही ऊपर सीसीआई में, तो और नीचे बालकनी, एकदम से बहुत पूरी हड़कंप मच गया, लोग नीचे से ऊपर भागना चालू हुआ। तो हम लोग क्या करें, हम तो अंदर थे, डर गए, तो हम लोगों ने पीछे बाथरूम की खिड़की थी पीछे, तो उसको खोल करके कूद करके निकल गए, और निकले तो उसके बाद सीधा उधर बालकनी दूसरी तरफ और मैदान सामने, और इधर आके भीड़ ज्वाइन कर ली। अब ये हुआ कि पूरा पुलिस आ गई, सब कुछ आ गई, सिक्योरिटी वाले आ गए कि कहाँ भूत है ये, और वहाँ कुछ दिखा ही नहीं, पूरा बिस्तर उस्तर हटा दिया। एंड उसके बाद अगले दिन सुबह प्रैक्टिस, तो अब बात तो आज जी पूरा हम लोग लाइन में खड़ा कर दिया उन्होंने, जैसे लाइनअप अब हर एक करके के चेहरे पे निगाह में एकदम देख के डाल रहे हैं, ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, और हम लोग सब चुपचाप खड़े हुए, सब जानता हूँ मैं, इस तरह करके बात हुई। फिर
शाम को टीम मीटिंग थी, तो मीटिंग में फिर और वो थे क्या नाम, अनिल भाई माथुर, मेरठ अनिल वाले। माथुर। हाँ, अनिल माथुर कप्तान थे। हम्म, हाँ, अनिल भाई थे। तो उसके बाद फिर जब मीटिंग हो रही थी तो फिर मास्क पहन के, मेरे ख्याल से मैं आया था या सुनील भाई, कोई निकल के आया, तो एकदम से तब वो फिर सब हंसने लग गए। सब तब कुछ पता लगा। सबको मैं देख लूंगा, उन्होंने कहा। तो इस तरह के प्रैंक्स हाँ, छोटे मोटे बहुत हाँ। चला करते थे, यू नो। पशुपति से आपकी अच्छी दोस्ती थी। गुड एथलीट, वेरी गुड, हाँ, यस। वो उसमें थे, पीएनटी तब होता हाँ था। हाँ, पीएनटी। उनके पास एक फोन था, लैंडलाइन। हम्म। कई बार हम लोग जब थे हमने, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं यार आरपी फोन करने जा रहे हैं कहीं विदेश में। अब ये नहीं आप समझे यकीन नहीं करोगे, कहाँ मैं पे कॉल होती थी आप 2-2 यकीन नहीं 2.5 करोगे, घंटा। अभी मैं विनोद साई हमारे दोस्त हैं, हाँ, एडवोकेट जनरल, हाँ, असिस्टेंट हाँ, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। यही बात हो रही थी हाँ। तो वो कि फोन होते कहाँ कि थे उस ये बारे समय में। लोग आज तुरंत फोन और ये सब, तो हाँ। यही बात हो रही थी कि उस समय सबसे बड़ा आपका दोस्त होना चाहिए जो वो होता था लाइन मैन, हाँ, कि आपकी वो हाँ, लाइन आपकी सही चलनी चाहिए। हाँ, इस तरह के 3-4 लोग जो आपके मतलब हाँ। जान पहचान हम्म, बना के रखनी चाहिए। तो वही बात कर रहा था कि उस समय हम जाते थे एक्सचेंज में, दोस्त हम्म, थे, उनके साथ बैठ करके वो फ़ोन फ्री में करवा देते थे। हाँ, और या कभी कभी आपको 3 मिनट की कॉल बुक करनी पड़ती थी, हाँ, बिल्कुल। 60 ट्रंक रुपये कॉल जो मिनट, बोलते हाँ थे। 60 रुपये मिनट लगते हाँ, थे। और फिर वो बैठे रहिए, फिर वो वहाँ मिलाते थे फिर तो। और आज का कम्युनिकेशन देखिए, हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पूरी दुनिया ही बदल गई। कई बार मैं बातचीत में आपसे कह चुका, स्मार्ट थे, बढ़िया थे, देखने में भी अच्छे थे। तो फिर कोई भारतीय लड़की नहीं पसंद आई थी उस समय, या आपका कोई अफेयर लखनऊ में, या कोई होता है ना कि पीछे पीछे। हम लोग के तो उस समय समझ में नहीं आती थी, हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन आप लोग उस मेच्योरिटी पे थे। हम लोग ऐसी धुन में थे क्रिकेट खेलने की हम्म, कि स्टेडियम का किस्सा तो आपको पता ही है, कहानियां सुनी होंगी हम्म, कि सुबह से मतलब ठीक है। स्ट्रीट लाइट भी जलती थी, स्टेडियम में भी लाइटें जलती थी, जो लोग अंदर होते थे। हाँ, और जब बाहर भी निकलते थे शाम को प्रैक्टिस के, तो तब भी लाइटें लाइट हो जलती जाती। थी। तो वो ऐसी चीजें दिमाग कुछ बन जाए लाइफ में, वो हम्म, सबसे बड़ा हम्म, जुनून था। हम्म, और चूंकि खानदान है, फैमिली है, तो मम्मी भी कहा करती थी, हम्म, अरे अब शादी करने का टाइम हो गया है, और हम्म, ये और कहीं रिश्ता ढूंढते हैं, ये सब। हम्म, तो दिमाग में ये था ही नहीं कभी कि अरे हम्म, पहले कुछ बन तो जाए, क्रिकेट तो खेल लें, इस तरह की। हम्म, तो ये करके वो चलता रहा। फिर इंग्लैंड चले गए, हम्म, और इंग्लैंड में भी मतलब क्रिकेट खेलना, ये सब कुछ हम्म, बहुत लोगों से। तो ये इत्तेफाक था हम्म, एक तरीके से हम्म। कि आपकी भाभी जी से मुलाकात हुई मेरी। वो एक इत्तेफाक था कि ऐसे एक सेम क्लब में वो हाँ, टेनिस खेला करती थी और हम हम्म, क्रिकेट खेला करते थे। तो हम्म, बॉल जब मारते तो वो छक्के उक्के तो टेनिस बॉल पे चले जाते थे। हम्म, तो गए उठाने, फिर क्लब हाउस में बातचीत करना, मुलाकात हुई, फिर इस तरह करके दोस्ती बढ़ी। हम्म, तो जब एक सीजन खत्म हुआ तो मैं बांग्लादेश गया था उस समय 1 साल खेलने। जी। जिस साल रमन लांबा का याद हो शायद हेड पे आपका, लगी था, तो उसी बॉल लगी साल थी की डेट बात पे। बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो रमन ने ही मुझे लेके आया इंट्रोड्यूस था। करा था। और उस समय मेरे ख्याल है कि जिमी पाजी, हम्म, महेंद्र अमरनाथ, जिमी जी जी। जिमी अमरनाथ, ये वो उनके कोच थे। हम्म, तो उस समय बांग्लादेश ट्राई कर रही थी आईसीसी में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कंपटीशन के लिए। हम्म, तो बड़ा शॉर्ट सीजन था, तो वहाँ पे गए थे। तो वो वहाँ भी मिलने आ गई मुझसे। फिर हम्म। वहाँ से लखनऊ आए, तो लखनऊ में पूरा फैमिली से सबसे मिले। हाँ, फिर पूरा इंडिया हमने घूमा, हाँ, बड़े अच्छे तरीके से। तो गॉड ब्लेस अगेन, सुब्रत राय साहब होते थे, तो हाँ, उनकी फैमिली, तो उन्होंने भी बड़ा उनके ऑब्वियसली रिजॉर्ट्स वगैरह होते थे, तो हम लोग गए गोवा वगैरह में, तो बहुत घूम करके तब ये मन बना। उसके बाद फिर ये, हम्म, तो उसके बाद फिर 1995 है जब हमारी 21 हम्म, अप्रैल को शादी हुई वहाँ पे। हम्म, और उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर पहला मैच था क्रिकेट का। हम्म, तो वो जो बाकी जो ट्रेडिशनल लोग जाते हैं कुछ हाँ। चांद वांद देखने, हनी और चांद देखने जाते हैं, वो सब कुछ नहीं। हाँ, क्रिकेट सीधा खेला। उसके बाद हाँ, फिर सीजन खत्म हुआ, फिर नवंबर आया, तो लखनऊ में फिर से प्रॉपर वो हुई। और उस समय यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी का मैच चल रहा था मेरे ख्याल है। हाँ, जोनल मैच तो है सोनल थी। मैच उस समय चल रहा था, सारे खिलाड़ी भी आ गए थे, हाँ, सभा क्रिकेटर्स करी भी, मरीन सबको टेस्ट पता था। चला। हाँ, बड़ा तो दिन। ये सब हो गया।
तो ये राम कहानी है। तो वो जो आप एंगल ढूंढ रहे हैं कि कुछ हाँ नहीं होता है बीच वो में भाई। फोकस एक ही जगह में था। हाँ तो बिल्कुल। और हाँ क्योंकि ये हमने साइड क्रिकेट में होती थी ऐसी चीजें, लेकिन वो उतनी गंभीर नहीं होती थी और जितना खेल होता था। दूसरा क्या था कि क्रिकेट मैंने लेट चालू किया था। पढ़ाई तो डॉक्टरी की कर रहे थे यहाँ पे। फैमिली ने, पापा ने भेजा था कि हाँ पढ़ के डॉक्टर बनना है, तो क्रिकेटर बन गए। अच्छा, बेसिकली आप रहने वाले लखनऊ के थे या बाहर के? हाँ नहीं, गांव की फैमिली हमारे खानदानी सब गोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। गोंडा के। हाँ, लेकिन पापा चूंकि ट्रांसफरेबल जॉब में, उसके बाद बेस फिर लखनऊ ही था हम लोगों का। अच्छा, आपका बेटा भी इंग्लैंड के लिए खेल रहा है, बेटी अंजलि भी खेल रही, तो उनका क्या करियर, कैसे आप उनको लेके आए? देख के सीखा या वो आपको ही देख के चाहते थे कि उन्हें क्रिकेट खेलना है? बिटिया ने तो बंद कर दिया अभी। अब वो जी। डॉक्टर बन गई है अभी पिछले अंजलि साल सिंह से। नाम है। हाँ, तो जब से उसने डॉक्टरी की पढ़ाई चालू की वहाँ पे, तो फिर क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि अच्छा कर रही थी, और लंकाशायर मेन टीम में भी खेल चुकी थी, वुमेन्स की 1917 भी खेला, कप्तान थी। तो टैलेंट थी अच्छी उस समय। उस समय भी वुमेन्स क्रिकेट में पैसा आया नहीं था। तो ये था करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब तो खैर इस साल इंग्लैंड में जो क्रिकेट है भी आने लगा, 3-4 करोड़ की वुमेन्स की तो क्रिकेट अभी वुमेन्स की और बहुत बढ़ेगी। हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में। और जब से WPL चालू हुई, तो वो नहीं था, तो वो अपने उसमें लग गई। बेटा अच्छा खेलता था, मल्टी स्पोर्ट्स खेलते थे, काफ़ी फुटबॉल भी खेलते थे सारे। तो कोई इम्पोज नहीं था, चूंकि हम क्रिकेट खेला करते थे एज ए प्रोफेशनल। तो सैटरडे मैच या संडे मैच फैमिली आती थी, तो मैं भी उसका इन्फ्लुएंस रहा हो। और क्रिकेट टैलेंटेड भी, ठीक भी खेलता था। तो फाइनली उन्होंने सारे स्पोर्ट्स खेल करके क्रिकेट को चुना उन्होंने। तो बस अच्छा खेल रहे हैं अभी। इंग्लैंड अंडर 19 वगैरह खेल रहे हैं। लंकाशायर का अभी उनका मैच कल खत्म हुआ है, पहला मैच। मेन टीम में भी उन्हें शायद जगह मिली थी, तो श्रीलंका टूर पे या कहीं पे। हाँ, तो ये श्रीलंका वाले मैच के खिलाफ टूर पे थी, और इंडिया अभी जब आई थी इस साल, और उसके पिछले साल श्रीलंका, तो उनको 12th मैन बनाया था ओल्ड ट्रैफर्ड वाले मैच में। तो वो क्या करते हैं कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको करके टीम में एक एक्सपीरियंस देने के लिए, तो एज ए मेंबर ऑफ स्क्वाड उसको करते हैं। तो वो एक अच्छा सिस्टम है उनके यहाँ, तो वो कर रहे हैं। और बाकी अब एक अच्छा सीजन हो जाए उनका यहाँ पे, तो देखो आगे क्या चांसेस बनते हैं। दोस्तों, ये थी RP सिंह जी से मुलाकात, और हम चाहेंगे कि आपकी बिग लीग सफल हो और कुछ मूड बने, और आप उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में जमे, और यहाँ के खिलाड़ी तैयार करें, यहाँ से भी अच्छे क्रिकेटर निकलें। साथियों, हमारा ये RP सिंह जी से मुलाकात आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जो हम आगे आपके कमेंट्स पे काम करें और कुछ अपने में जो कमियां रहेंगी उनमें सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मज़ा आया बात करके।